ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका इस साल पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। 90% बच्चों को ये वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइज आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको रियल नंबर वाले चैप्टर के वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके इस साल पेपर में ये मान के चलो पक्का आएंगे ही आएंगे। आज की वीडियो के अंदर है ना, मैं आपको रियल नंबर वाले चैप्टर के पिछले 10 साल के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, और इन क्वेश्चन के आने के ना इस साल भी बहुत ज्यादा चांसेस है। तो जल्दी से जाओ, अपनी रफ नोटबुक और अपना पेन उठा के लेके आओ। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना, ऐसे मत करना कि बस इस वीडियो को ना रोबोट की तरह देख रहे हो। मैथ आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ देखने से समझ नहीं आएगा। जब तक आप अपना पेन उठा के ये क्वेश्चन अपनी रफ नोटबुक में सोल्व नहीं करोगे ना, ये मान के चलो यार, अगर तुम्हें ना भगवान भी आके पढ़ा देंगे ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जल्दी से जाओ, अपनी रफ नोटबुक और अपना पेन उठा के लेके आओ। जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको अपने हाथों से खुद भी सोल्व करने हैं। क्लियर एवरीवन? तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। अब बहुत सारे बच्चों को प्राइम नंबर क्या होते हैं पता ही नहीं होगा। तो प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, मान लो 3। ठीक है, तो 3 आपका क्या है? प्राइम नंबर है। अब ये बताओ 3 किस किस से डिवाइड होता है? या तो 3 आपका 3 खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो 3 के कितने फैक्टर हो गए? एक आपका 3 खुद हो गया, एक आपका 1 हो गया। तो 3 के कितने फैक्टर हैं? आपके 2 फैक्टर। अगला प्राइम नंबर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7। तो 7 किससे डिवाइड होता है? या तो 7 खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 5 से होता है? नहीं होता। 7 आपका या तो 7 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो 7 के कितने फैक्टर हैं? तो 7 के भी आपके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। क्लियर एवरीवन? तो जितने भी आप प्राइम नंबर लोगे ना, हर प्राइम नंबर के अंदर एक कॉमन चीज होती है कि वो प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो हर प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए। 3 के कितने फैक्टर है? एक 3 खुद है, एक 1 है। क्लियर एवरीवन? जो नंबर कितने नंबर से डिवाइड होता है ना, वो उसके क्या हो जाते हैं? फैक्टर हो जाते हैं। तो 3 के फैक्टर 2 हैं, एक 3 एक 1। ठीक है, 7 के फैक्टर कितने हैं? एक 7 एक 1। तो हर प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। तो आपको पता चल गया 2 फैक्टर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये एक्सपोनेंट वर्ड देख के ना कंफ्यूजन हो जाएगी कि भैया एक्सपोनेंट वर्ड तो हमें पढ़ाया नहीं, एक्सपोनेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? तो एक्सपोनेंट का ना बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है। क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे 2 का क्यूब लिखता हूं, तो ये जो 3 है ना, ये 2 की क्या है? पावर है। ठीक है, तो मतलब पावर ही होता है। बस ये मान के चलो, उसका ना मतलब फैंसी सा वर्ड दे दिया एक्सपोनेंट, मतलब एक ही है। चाहे एक्सपोनेंट बोलो चाहे पावर बोलो, मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये जो 3 है ये क्या हो जाएगा? ये 2 की एक्सपोनेंट बोलो या फिर पावर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? आपको एक्सपोनेंट्स का सम निकालना है, यानी कि आपको पावर का सम निकालना है। अब किसकी पावर? 196 के प्राइम फैक्टर की पावर। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? 196 के क्या करो? प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये 2 9 जा, फिर 116 98, फिर ये जाएगा 49, 49 आपका 7 और 7 पे चला जाएगा। ठीक है, तो 196 के आपके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, इनकी पावर में लिख दो। तो 196 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। अब ये 2 और 7 ये क्या है? ये आपके 196 के प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब इनकी पावर क्या है? 2 की पावर भी 2 है, 7 की पावर भी क्या है? 2 है। तो आपको क्या करना है? दोनों पावर का सम करना है। इस 2 की पावर क्या है? 2 है। इस 7 की पावर क्या है? 2 है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है एवरीवन? आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चन को समझना है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ है ना 196 के प्राइम फैक्टर निकाल के लिख के आ जाएंगे। आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसका सम करके बताना है। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज x क्यूब y स्क्वायर। यहां पे ना टाइपिंग मिस्टेक है। तो a आपका क्या दे रखा है? x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, और b क्या दे रखा है? b इज x y क्यूब। ओके, तो ये दो आपके क्या दे रखे हैं? आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। जो a है वो आपका x क्यूब y स्क्वायर की फॉर्म में है, और जो b है वो आपका x y क्यूब की फॉर्म में है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब आपको निकालना क्या है? आपको a और b का एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ। तो एलसीएम निकालने का शॉर्टकट बताता हूं मैं आपको। अगर आपको a और b का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के अंदर क्या लेते हैं? हमेशा जो हाईएस्ट पावर है वो ली जाती है। तो अब ये बताओ, ऊपर देखो x क्यूब है, नीचे x की पावर यहां पे क्या है? 1 है।
कुछ भी पावर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है 1 है। तो अब ये बताओ x क्यूब और x1 इन दोनों में से किसकी पावर बड़ी है? x क्यूब की पावर बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे x का क्यूब लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है हमेशा वो ली जाती है। क्लियर एवरीवन? अब y ऊपर देखो, ऊपर y स्क्वायर है, नीचे y क्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या आएगा? आपका y क्यूब आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो एलसीएम के अंदर क्या होता है कि जो आपकी हाईएस्ट पावर है ना हमेशा वो ली जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ऊपर देखो x क्यूब था, नीचे x1 था, तो मैंने x क्यूब लिया क्योंकि क्यूब ऑब्वियस सी बात है 1 से ज्यादा बड़ी पावर है। ऊपर देखो y स्क्वायर था, नीचे y क्यूब है, तो y क्यूब लूंगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3 जो है वो 2 से बड़ी पावर है। क्लियर एवरीवन? अब जल्दी से काम करो, तुम है ना मेरे को HCF निकाल के बताओ कि इन दोनों का A और B का HCF कितना आएगा। क्वेश्चन में तो एलसीएम पूछा, लेकिन क्वेश्चन में HCF भी तो पूछा जा सकता है ना। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि A और B का HCF कितना आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो 99.9% बच्चों को ना समझ ही नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। तो पहले ना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। यानी कि दो नंबर है, मान लो एक पहला नंबर A है, दूसरा नंबर आपका B है, तो दोनों नंबर का यानी कि क्या दे रखा है आपको, दोनों नंबर का एलसीएम दे रखा है जो कि कितना है 2400 है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर HCF। अब आपको ना ये बताना है इन ऑप्शन में से A और B का HCF कौन सा नंबर नहीं हो सकता। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ना तो हमें A नंबर पता है ना हमें B नंबर पता है, बस हमें ना एलसीएम दे रखा है। अब एलसीएम से हम HCF का कैसे अंदाजा लगाएंगे? तो मैं आपको ना अब एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना, हमेशा ये चीज है ना याद रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है ना आपके पेपर के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे ना इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो वो जो ट्रिक है ना वो ध्यान से सुनना। देखो, जो आपका HCF होता है ना वो हमेशा आपके एलसीएम को डिवाइड करता है। ठीक है, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपका HCF होगा वो हमेशा छोटा होता है, एलसीएम आपका हमेशा बड़ा होता है ना, और छोटी चीज हमेशा बड़ी चीज को डिवाइड करती है। तो जो आपका HCF है वो आपके एलसीएम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब अगर HCF आपके एलसीएम को डिवाइड ना कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका HCF नहीं है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपका HCF है ना वो आपके एलसीएम को हमेशा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका HCF नहीं हो सकता। तो HCF वो नहीं होगा जो एलसीएम को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि HCF हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो अब ये बताओ 300 आपका 2400 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो ये इसका HCF हो सकता है क्योंकि ये HCF इसको डिवाइड कर रहा है। क्लियर? 400 डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, तो ये भी इसका HCF हो सकता है। 500 आपका 2400 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, तो ये आपका 500 आपका HCF कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर एवरीवन? तो ये HCF नहीं हो सकता। 600 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, तो ये आपका HCF हो सकता है। क्लियर एवरीवन? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका HCF नहीं हो सकता, तो वो HCF नहीं होगा जो डिवाइड नहीं करेगा। तो आपका 500 डिवाइड नहीं करता, तो ये आपका जो 500 है ये आपका A और B का क्या नहीं हो सकता, HCF नहीं हो सकता। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपको अगर ट्रिक पता होगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या जुगाड़ लगाएंगे कि यार एलसीएम से हमें HCF कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, HCF हमेशा एलसीएम को क्या करता है, डिवाइड करता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो आपको इसमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। किस किस का? पहले तो देखो ऊपर आपको एलसीएम आएगा क्योंकि एलसीएम पहले लिखा हुआ है, फिर एलसीएम को डिवाइड करना है किसके साथ, HCF के साथ। ठीक है, आपको एलसीएम और HCF का रेशियो निकालना है, लेकिन नंबर कौन कौन से हैं? एक तो आपका जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंपोजिट नंबर क्या होता है ये पता ही नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर है ना आपके, ये मान के चलो प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है। प्राइम नंबर आपके कौन कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर या तो वो खुद होता है या 1 होता है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर आपके वो होंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं ना, या तो वो खुद होता है या 1 होता है। लेकिन कंपोजिट नंबर मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है। तो कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होंगे जिनके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बिल्कुल उल्टे होते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो प्राइम नंबर आपके कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनके कितने फैक्टर होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद होता है या 1 होता है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे।
क्या होंगे, दो से ज्यादा फैक्टर। क्लियर है एवरीवन? अरे उल्टा साइन लग गया, ऐसे लगेगा, हाँ, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। चलो मैं पहले ना छोटे को छोड़ो, पहले तो है ना एग्जांपल बताओ, कंपोजिट नंबर का एग्जांपल बताओ। तो आपका 100 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 100 आपका 100 से भी डिवाइड होता है, 100 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 100 आपका 50 से भी डिवाइड होता है, 100 आपका 20 से भी डिवाइड होता है, 100 आपका 25 से भी डिवाइड होता है। तो 100 के दो से ज्यादा फैक्टर है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर सिर्फ दो फैक्टर होते तो ये प्राइम हो जाता, दो से ज्यादा है तो ये कंपोजिट है। क्लियर एवरीवन? अब समझ में आया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या फर्क होता है? ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं होंगे ना वो आपके कंपोजिट होते हैं। बस सिंपल सी चीज याद रखो, या तो वो नंबर प्राइम होगा, अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट है। ठीक है, क्योंकि दोनों उल्टे हैं, एक नंबर प्राइम और कंपोजिट दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना। या तो कोई नंबर प्राइम होगा, अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है। 3 क्या है? 3 प्राइम नंबर है, तो क्या 3 कंपोजिट होगा? नहीं होगा। 4 क्या है? 4 आपका प्राइम नंबर है, नहीं है, तो 4 क्या है? 4 आपका कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 4 के दो से ज्यादा फैक्टर है। 4 आपका 1 से भी डिवाइड होता है, 4 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 4 आपका 4 से भी डिवाइड होता है। समझ रहे हो मेरी बात? या तो वो नंबर प्राइम होगा या फिर वो कंपोजिट होगा। ठीक है, अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है यार, पहले ना देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया आप तो ना बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहे हो। देखो यार, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ये मान के चलो आप इस टाइप के 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं आता होगा ना तो कोई फायदा नहीं फिर इस वीडियो का देखने का। समझ रहे हो? मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। बहुत सारे बच्चे सच में ऐसे होते हैं जिनको कंपोजिट नंबर क्या होता है पता ही नहीं होता। ठीक है, चलो अब आपको ना क्या करना है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसका? सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का और सबसे छोटे प्राइम नंबर का। पहले ये बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 आपका एक तो खुद से डिवाइड होता है और खुद से ही डिवाइड होता है। प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम 2 फैक्टर हो, मतलब 2 ही फैक्टर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 ही फैक्टर होनी चाहिए। लेकिन बेचारे 1 के तो एक ही फैक्टर है, वो खुद। समझ लो मेरी बात? तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 1 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है? 2। तो 2 आपका प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2 आपका 1 और 2 दोनों से डिवाइड होता है ना? तो ये क्या है? 2 क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा प्राइम नंबर। क्लियर? ठीक है, तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो आपका क्या है? दैट इज 2। ठीक है, अब ये बताओ सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? देखो 1 आपका ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर मैंने आपको वो बताए थे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब 1 के तो बेचारा का एक ही फैक्टर है ना, 2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो 1 आपका ना प्राइम है ना आपका कंपोजिट है। 2 आपका प्राइम है तो ऑब्वियस सी बात है, 2 अगर प्राइम है तो कंपोजिट तो हो ही नहीं सकता। 3 भी आपका प्राइम है। ठीक है, 4 क्या है? 4 आपका प्राइम है? नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 के आपके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 4 से भी डिवाइड होता है। तो 4 क्या हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 और 4 इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ठीक है, और उसकी रेशो निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब आपको एलसीएम किसका निकालना है? 2 और 4 का, और एचसीएफ भी किसका निकालना है? इन्हीं का निकालना है, 2 और 4 का, और उसका रेशो निकालना है। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। तो ये कट गया आपका 2:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी। क्लियर एवरीवन? जो चीज इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना वो ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। क्लियर? इतना समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 30 सेंटीमीटर, 36, 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स? ओके, अब देखो यार, बहुत सारे बच्चों को ना ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है ना, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? बच्चों को ना ये पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है ना? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको ना इसका एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे पता है मतलब ये सोचेंगे कि यार क्वेश्चन में ना मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है तो इसमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। नहीं, ये जो ट्रिक है ना ये हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं होती। लेकिन अब मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा ना वो ये मान के चलो 100% क्वेश्चन में अप्लाई होगी। तो वो ट्रिक ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के ये सोचो कि आंसर जो भी नंबर आपको दे रखे हैं, नंबर क्या क्या दे रखे हैं?
30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 नंबर आपको दे रखे हैं और कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आ जाए उसमें नंबर तो मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आपका इन 3 नंबर से बड़ा होगा या इन 3 नंबर से छोटा होगा। अगर आंसर इन तीनों नंबर से छोटा है तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर आंसर इन तीनों नंबर से बड़ा है तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन अब भैया ये कैसे पता चलेगा कि मतलब आंसर इन तीनों से छोटा आएगा या बड़ा आएगा, यही तो मेन क्वेश्चन है। मैं बताता हूं, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई 3 आदमी हैं, वो सुबह ना मॉर्निंग में चलते हैं, तो एक बंदा 30 सेंटीमीटर का स्टेप लेता है। देखो 3 आदमी है ए बी सी, ठीक है, तो जो ए आदमी है वो सुबह चलता है तो उसका जो कदम है ना वो कदम उसका 30 सेंटीमीटर का है, कि मतलब मैं एक कदम चलूंगा तो 30 सेंटीमीटर कवर हो गया, दूसरा कदम चलूंगा फिर 30 सेंटीमीटर कवर हो गया, है ना। तो उसका जो कदम का मतलब डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। यानी कि वो अगर यहां से स्टार्ट करता है तो वो पहले एक कदम में 30 सेंटीमीटर चलेगा, फिर दूसरे कदम में फिर 30 सेंटीमीटर चलेगा, है ना। ऐसे करते करते वो हर कदम के साथ 30 सेंटीमीटर कवर करता चला जाएगा। फिर आता है आपका बी, दूसरा आदमी, उसका जो कदम है वो 36 सेंटीमीटर का है। एक कदम में वो थोड़ा सा ओबेसी बात है लंबा चलेगा, तो वो चलेगा मान लो इतना, ठीक है, 36 सेंटीमीटर, फिर दूसरे फिर 36 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि इसका जो स्टेप का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, उसका कदम बड़ा है, चाहे उसकी हाइट ज्यादा होगी जो भी है, मतलब इसका जो कदम का डिस्टेंस है वो ज्यादा है। जो सी आदमी है इसका जो कदम है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा इससे आगे जाएगा, 40 है तो इससे भी ज्यादा, ठीक है। क्लियर एवरीवन, तो हर कदम के साथ ये चलता है कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन समझ में आया ना, ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कि इनको मिनिमम कितना चलना चाहिए ताकि हर बंदा क्या करे, सेम डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ओके, कंप्लीट स्टेप्स यानी कि एक कदम, देखो मान लो मैं 3 आदमी को ना एक साथ लाइन में खड़ा कर दो, ठीक है, तो पहला आदमी थोड़ा चलेगा, थोड़ा दूर जाएगा क्योंकि उसका स्टेप सिर्फ 30 सेंटीमीटर का है, दूसरा आदमी थोड़ा सा आगे जाएगा, तीसरा आदमी थोड़ा सा और आगे जाएगा क्योंकि उसका स्टेप 40 सेंटीमीटर का है। तो अब आपको यह निकालना है कि इन तीनों आदमियों को कितना चलना चाहिए, कितना मिनिमम डिस्टेंस चलना चाहिए कि भाई ये तीनों आपस में मिल जाए, मतलब एक लेवल पे जाके। देखो ऑब्वियस बात है, अगर चलेंगे तो तीसरा आदमी तो फास्ट चलेगा, है ना। तीसरा आदमी मान लो जैसे ये 10 कदम लेते हैं तो पहला आदमी 10 कदम में कितने सेंटीमीटर कवर करेगा, 300 सेंटीमीटर। दूसरा आदमी 10 कदम में कितना कवर करेगा, 360। तीसरा कितना कवर करेगा, 400। तो ऑब्वियस बात है जो सी आदमी है वो फास्ट चल रहा है ना, क्योंकि वो कम कदमों में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब आपको क्वेश्चन में ये निकालना है, ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। आपको इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है, तो जो डिस्टेंस आएगा ऑब्वियस सी बात है वो मल्टीपल स्टेप्स लेने के बाद निकलेगा। तो जो डिस्टेंस आएगा ना वो आपका 30, 36 और 40 से ज्यादा आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि एक कदम तो मिनिमम वो लेंगे ही लेंगे ना। अगर 2 कदम ले लेंगे तो अभी मान लो पहला आदमी 2 कदम ले लेगा तो कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। अब ये जो 60 है ये ऑब्वियस सी बात है इन तीनों के एक कदम के डिस्टेंस से ज्यादा है। अगर पहला आदमी 2 कदम लेगा तो कितना कवर करेगा, 60 सेंटीमीटर। तो पहला जो ए आदमी है वो 30 चलता है, दूसरा 36 चलता है, तीसरा 40 चलता है। तो जो जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो जो डिस्टेंस वाला नंबर होगा वो तीनों से बड़ा है, समझ रहे हो। तो ऑब्वियस बात है अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो तो वो जो नंबर आएगा वो आपका 36, 30 और 40 से बड़ा आएगा। तो अगर मैंने क्या बोला कि अगर नंबर बड़ा है, अगर आंसर क्वेश्चन का बड़ा है तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस की जगह नंबर ऑफ स्टेप्स पूछा जाता कि भाई कितने स्टेप लेने चाहिए, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स पूछा जाता तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि 36 और 40 से कम आते। अगर आंसर कम निकालना है तो एचसीएफ निकालोगे। अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप पूछे जाते हैं ना, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप पूछा है, मिनिमम वर्ड है तो एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप पूछा है तो एचसीएफ निकालना है, समझ रहे हो। तो आपको सिर्फ मिनिमम वर्ड पे फोकस नहीं करना, आपको ये फोकस करना है कि आपसे नंबर ऑफ स्टेप्स पूछे गए हैं या फिर आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा 30, 36 और 40 से बड़ा आएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके 30, 36 और 40 से कम आएंगे,
समझ रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाना है, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड पे फोकस नहीं करना। क्लियर एवरीवन? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि भाई कितने कदमों के बाद ये सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब वो आदमी मल्टीपल कदम लेंगे तभी तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब वो मल्टीपल ऑलरेडी कदम ले चुके हैं, वो कई कदम चल चुके हैं, तो फिर उनका जो डिस्टेंस है वो 30, 36 और 40 से तो ज्यादा ही हो गया ना। अगर एक आदमी 10 कदम ले चुका है तो वो 300 सेंटीमीटर चल चुका है, तो 300 जो है वो 30, 36 और 40 से बड़ा है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो इस केस में आपको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 30, 36 एंड 40 का एलसीएम आपको निकालना आता है, तो वो मैं आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो मेन चीज थी वो ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि कब आपको एचसीएफ निकालना है, कब आपको एलसीएम निकालना है। जब आपका आंसर क्वेश्चन में दिए हुए डिजिट से बड़ा हो तो उस केस में एलसीएम निकालते हैं। अगर आपका आंसर क्वेश्चन में दिए हुए डिजिट से छोटा हो तो एचसीएफ निकालते हैं। अगर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेप पूछा जाता तो आप एचसीएफ निकालते। अगर इस क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया है, तो आप एलसीएम निकालोगे। मिनिमम मैक्सिमम पे फोकस नहीं करना है। क्लियर? इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो होप करता हूं आपको जो चीज मैंने बताई आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को वापस रिवाइंड करके आप दोबारा से सुनना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप एक दो बार मेरी वो जो बोली हुई चीज है ना, जो अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा था, एक दो बार वो चीज सुनोगे ना, आपको गारंटी से समझ में आ जाएगी। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो एक बार सुनने में आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को रिवाइंड करके एक दो बार दोबारा से सुनना। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन की पॉइंट है वो ये है कि भाई अगर इसमें आपको ना इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो 3 आदमी लाइन में खड़े हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जब कई कदम लेंगे तभी तो टोटल डिस्टेंस कवर होगा। समझ रहे हो? और जब वो कई कदम लेंगे तो उनका एक कदम के डिस्टेंस से तो ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गया ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें डिस्टेंस निकालना है। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई नंबर ऑफ स्टेप्स बताओ, तो नंबर ऑफ स्टेप्स मान लो 10 कदम चला, 15 कदम चला, तो वो जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना वो आपके 30, 36 और 40 से छोटे हैं। समझ रहे हो? डिस्टेंस आपका एक कदम से हमेशा बड़ा ही होगा। क्लियर? समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, यहां पे ग्रेटेस्ट बोला गया है, ठीक है, विच ऑन डिवाइडिंग दीज नंबर लीव्स रिमाइंडर्स 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ओके, आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है क्या निकालोगे आप? एचसीएफ निकालोगे, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है कि इन नंबर का जो रिमाइंडर आता है ना वो क्या आता है? 1, 2, 3 आता है। तो पहले आप क्या करो, इन नंबर को है ना किस फॉर्म में लिख दो। देखो आपको पता है ना एक फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये थ्योरम आपको पता है ना, इस थ्योरम का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो अब आप ध्यान से देखना। तो जैसे पहला नंबर आपका क्या है? 1251। ठीक है, तो अब इसका डिवाइजर क्या होगा वो तो आपको निकालना है। क्योंकि देखो ये जो थ्योरम होती है ना, इस थ्योरम के अंदर जो आपका ये डिवाइजर होता है ये क्या होता है? ये आपका एचसीएफ ही होता है। क्या होता है? एचसीएफ ही होता है। ठीक है, तो ये चाहे डिवाइजर बोलो चाहे एचसीएफ बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो एचसीएफ आपको निकालना है, तो यहां पे मैं डी मान लेता हूं इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर। जब आप इस नंबर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है, तो यहां पे रिमाइंडर की जगह 1 आ जाएगा। क्लियर? अब दूसरा नंबर आपका क्या है? दूसरा नंबर है आपका 9377। इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 2 है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर आपका है, चलो मैं इसको नहीं यहां पे लिख लेता हूं। तीसरा नंबर आपका क्या है? तीसरा नंबर है आपका 15628। ठीक है, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। इस बार कितना रिमाइंडर बचता है आपका? 3। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर जो आपके नंबर गिवन थे उनको हमने डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, अब आपको इन तीनों नंबर का क्या निकालना है? डी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हाईएस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया, यानी कि आपको डी यानी कि एचसीएफ, जो डी होता है ना वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करते हो? अगर मेरे को क्यू की वैल्यू पता होती, ठीक है, तो मैं डी कैसे निकालता बताओ? डी कैसे निकालते? पहले इस 1 को इधर भेजते, माइनस होता है ना, तो 1 को इधर भेजेंगे तो 1251 में से अगर आपका 1 माइनस होगा तो कितना आएगा? 1250 इज इक्वल टू डी क्यू। क्लियर? सिमिलरली ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 अगर आप इधर आके भेजोगे इसको माइनस हो जाएगा, तो
375 हो जाएगा। 7 में से 2 माइनस करोगे तो 75 ही आएगा ना, इज इक्वल टू डी इंटू क्यू। ठीक है, तीसरा नंबर आपका क्या है? तीसरा नंबर है आपका 15,628। ठीक है, 15,628 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 15,625 इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमने क्या किया है, सिर्फ रिमाइंडर वाली चीज को लेफ्ट में भेज के माइनस करा है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, हर नंबर का जो क्वोशिएंट होगा ना वो आपका अलग होगा, तो Q1 Q2 Q3 आप लिखोगे। ठीक है, डी जो होगा ना वो आपका कॉमन होगा, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो तीनों नंबर के अंदर कॉमन होगा। ठीक है, क्वोशिएंट कभी भी कॉमन नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात? अगर क्वेश्चन भी कॉमन होगा तो नंबर ही आपका सेम हो जाएगा। समझ रहे हो? जो आपका HCF होता है सिर्फ आपका वो कॉमन होता है। ठीक है, रिमाइंडर भी आपका कॉमन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? रिमाइंडर अगर अलग अलग होता ना तो R1 R2 R3 यूज करता, तो रिमाइंडर भी कॉमन नहीं होता, क्वोशिएंट भी आपका कॉमन नहीं होता। जो चीज कॉमन होती है वो होता है आपका डिवाइजर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या करोगे? अब आपको इन तीनों नंबर का क्या निकालना है? इन तीनों नंबर का HCF निकालना है। तो तीनों नंबर का HCF निकाल दो। तो अगर आप 1250, 9375, 15,625 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा? तो इन तीनों का अगर आप HCF निकालोगे तो आपका कितना आएगा? 625। तो 625 आपका ऐसा एक नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है, जो इन तीनों नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है। 625 से अगर आप 1250 को डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 625 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी करता है। तो 625 आपका ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? HCF ही तो बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो दिमाग लगाना था वो क्या था कि आपको हर नंबर में से उसका जो रिमाइंडर है वो आपको माइनस करना है। ठीक है, समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, सिंपल सी बात है, किसी भी चीज, कोई भी नंबर अगर आपका 0 से एंड होगा तो उसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर तो होने जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 100। ठीक है, 100 वाला जो नंबर है ये आपका 0 से एंड होता है। तो अगर आप 100 के फैक्टर निकालोगे ना तो 250, फिर 25, फिर 5 इंटू 5। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे 100 के फैक्टर क्या है? 2 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 2। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर जो आपका 0 से एंड हो रहा है उसके अंदर 2 और 5 के फैक्टर होने कंपलसरी है। चाहे आप 50 ले लो, चाहे आप 30 ले लो। चलो मैं 30 के करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो 20 ले लेता हूं। 20 के फैक्टर अगर आप करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो पावर क्या बनेगी? 2 raised to power 2, 5 raised to power 1। तो इसके अंदर भी देखो 2 और 5 के फैक्टर हैं। चाहे 30 ले लो, 30 ले लेते हैं, तो 30 के आपके क्या बनेंगे? तो 215, 215, हाँ 35। ठीक है, तो देखो 2 और 5 ये दोनों है, तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो चाहे कोई भी नंबर ले लो, अगर वो नंबर आपका 0 से एंड होता है तो उसके अंदर 2 और 5 होने कंपलसरी है। इतना समझ में आया? तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 6 raised to power n, अब मैं n की ऐसी क्या पावर रखूं जिससे क्या हो जाए कि वो जो नंबर है ना वो आपका 0 से एंड करे। जैसे मान लो मैं n की पावर 2 लेता हूं, तो 6 raised to power 2 यानी कि 6 इंटू 6 36। क्या ये 0 से एंड करता है? नहीं। 6 की पावर 3 ले लूं तो 36 इंटू 6 36, तो ये हो जाएगा 216। तो क्या ये 0 से एंड करता है? नहीं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि मैं n की ऐसी क्या पावर लूं जिससे जो आंसर निकलेगा वो आपका 0 से एंड होना चाहिए। तो पहले तो ये चेक करना है कि वो 0 से एंड हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अब क्या आप एक एक पावर ऐसे ले लेके देखोगे? नहीं, आप क्या चेक करोगे? आप 6 के अंदर चेक करोगे। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3 की होल पावर n। ठीक है, ये लिखूंगा। तो क्या 2 और 3, ये 6 के फैक्टर तो 2 और 3 आए ना। मैंने क्या बोला था? उसके अंदर 2 और 5 दोनों होने कंपलसरी है। तो 2 तो है, क्या 5 है? नहीं है। तो आप n की कोई भी पावर ले लो, कभी भी जो नंबर आएगा वो 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज क्या है, अगर कोई भी नंबर आपका 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 होने कंपलसरी है। तो 6 की पावर चाहे कुछ भी ले लो, 6 के अंदर ही 2 और 5 नहीं है, 6 के अंदर 2 और 3 है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप n की पावर कुछ भी ले लो, क्या होगा? वो नंबर कभी भी आपका 0 से एंड नहीं करेगा।
ठीक है, तो अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन को आप पेपर के अंदर लिख के कैसे आओगे वो मैं बताता हूं। तो आप क्या लिखोगे, इन एनी नंबर एंडिंग विद जीरो इट मस्ट हैव, मतलब होना कंपलसरी है, मस्ट लिखना है, मस्ट का मतलब होना कंपलसरी है, मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 and 5, कि भाई कोई भी नंबर जो आपका 0 से एंड होगा उसके अंदर 2 और 5 के प्राइम फैक्टर होने कंपलसरी है। बट इन 6 raised to power n देयर आर फैक्टर्स ऑफ 2 and 3, देयर आर फैक्टर्स ऑफ 2 and 3। यार मेरी राइटिंग थोड़ी सी मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, तो फीलिंग पे जाना, राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस मैं आपको ना रेफरेंस दे रहा हूं कि आपको पेपर के अंदर लिखना कैसे है। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। देयर आर फैक्टर्स ऑफ 2 and 3, सो इट वोंट, विल नॉट लिख दो, चलो विल नॉट एंड विद जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कि भाई n की है ना आप कोई भी वैल्यू रख लो, 6 के अंदर ही 2 और 5 के फैक्टर नहीं है, तो n की पावर कुछ भी रख लो, मतलब 6 की पावर कुछ भी रख लो, n की कोई भी वैल्यू रख लो, आपका वो नंबर 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर, सॉरी पेपर के अंदर क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ओके, तो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिसके आपके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे आपका 4 हो गया, 4 के कितने फैक्टर, 1 भी है, 4 का 2 भी है, 4 का 4 भी है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, है ना। तो जो नंबर आपके प्राइम नहीं होते वो आपके कंपोजिट होते हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर दे कि भाई ये नंबर आपके प्राइम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट हो जाएंगे। समझ रहे हो? तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे मैं पहला नंबर लेता हूं, 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, ये आपको नंबर दे रखा है। तो इसको सोल्व करो, तो इसको है ना, देखो आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलो मैं जो नॉर्मल तरीका है उसी से सोल्व करता हूं। 13 को कॉमन ले लो, तो 7 × 11 + 1, तो 13 से ये हो जाएगा 78। और इन दोनों को देखो, आप चाहो तो इससे आगे भी सोल्व कर सकते हो या फिर यहां तक भी करके लिख सकते हो। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा ना आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, तो मैं इनको ना मल्टीप्लाई कर देता हूं, कैलकुलेटर, तो 13 × 78, तो ये हो जाएगा आपका 1014, ठीक है। ये आपका नंबर है। आपको ये प्रूव करना है कि ये नंबर आपका कंपोजिट है। तो कैसे प्रूव करोगे? अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 1014 के कई फैक्टर हैं। एक तो 1014 वो खुद भी है ना, ये खुद का भी तो फैक्टर होगा। 1014 का 1 भी फैक्टर है। 1014 आपका 13 से भी डिवाइड होगा, समझ रहे हो? तो इसका फैक्टर 13 भी हो गया, ठीक है। 1014 आपका 78 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी हो गया। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये आपको कैसे पता चला 1014 आपका इनसे डिवाइड हो रहा है? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तभी तो ये नंबर आ रहा है। अगर 100 है 2 × 50, तो इसका मतलब 100 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 100 आपका 50 से भी डिवाइड होता है। जब आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई नंबर निकालते हो ना, तो वो नंबर आपका जिनको मल्टीप्लाई किया उनसे भी डिवाइड होता है, ठीक है। तो अगर आप 13 और 78 को मल्टीप्लाई करके 1014 निकाल रहे हो, इसका मतलब 1014 आपका 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा। क्लियर? बेसिक सी चीजें यार, ये समझ में आया? तो ऑब्वियस सी बात, अब आपको दिख रहा है कि 1014 खुद भी फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 13 भी है, 78 भी है, तो 1014 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या नंबर होगा, ये आपका कंपोजिट होगा। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझो, जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट होगा। तो अगर आपको ये नंबर कंपोजिट प्रूव करने हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमने दिखा दिया कि भाई 1014 के 4 फैक्टर तो हमने ही दिखा दिए, बस आपको ना 2 से ज्यादा दिखाने हैं, ठीक है। चाहे वो 10 हो चाहे 1000 हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये दिखाना है कि भाई उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, बात खत्म, ठीक है। तो ये वाला मैंने करके दिखा दिया। ये वाला अब एक काम करो, तुम सोल्व करके बताओ कि इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, अरे भाई साहब, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का, ये मान के चलो कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो ना जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता, तो ये मान के चलो आपने रियल नंबर वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है।
समझ रहे हो? मतलब ये क्वेश्चन एक तरफ और पूरा चैप्टर एक तरफ। ये मान के चलो ये क्वेश्चन तो घोट के पी जाना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। पूरी एनसीईआरटी में अगर मैं बोलूं ना कि रियल नंबर वाले चैप्टर में, पूरी एनसीईआरटी में कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब छोड़ ही नहीं सकते, ये आपका वो क्वेश्चन है। तो हर बच्चे को ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, लेकिन यार मैं टीचर हूं तो मैं, हालांकि मैं चाहता नहीं हूं कि आपको ये क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर यार थोड़ा सा टीचर वाला एक एलिमेंट है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है, पहली बात तो भाई अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता, पहले तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता, तो इधर उधर कहीं पे ना आई वाला बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके देख लेना ये क्वेश्चन कैसे करना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है। लेकिन देखो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन सच में नहीं आता, तो वैसे तो देखो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो चलो मजाक साइड में रखते हैं। अगर सच में ये क्वेश्चन नहीं आता, प्लीज जाके ऊपर है ना कहीं पे आई वाला बटन मिल जाएगा, उस वीडियो को प्लीज देख लेना। ऑन सीरियस नोट, सच में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। तो अगर नहीं आता है तो प्लीज मेरी वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसके अंदर देखो, पिछले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपको √2 + √5 को इरेशनल प्रूव करना है। दोनों को इरेशनल प्रूव करने का जो मेथड है वो सेम है, ठीक है। तो इसकी भी है ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका भी आई बटन आपको मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उस आई बटन पे क्लिक करके इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको 2 + √3 / 5 इसको इरेशनल प्रूव करना है। लेकिन यार मेरे ख्याल से मैंने है ना आपको एनफ होमवर्क दे दिया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको खुद ही बता देता हूं, ठीक है। तो होमवर्क के लिए आपको क्या करना है, एक काम करना, ये वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये और एक आपका ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो एक तरीके से होमवर्क वाला क्वेश्चन शिफ्ट हो गया है। चलो तो इसके अंदर क्या प्रूव करना है, इसके अंदर 2 + √3 / 5 इसको आपको क्या प्रूव करना है कि ये आपका इरेशनल है। तो क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर। हम ये मान के चल लेते हैं कि भाई ये आपका क्या है, ये आपका रैशनल नंबर है। प्रूव हमें ये करना है कि ये नंबर आपका इरेशनल है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि भाई ये आपका रैशनल है, ठीक है। प्रूव हमें इरेशनल करना है, मान के हम चलेंगे कि रैशनल है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड, हाय राम ये तो इतना मुश्किल सा वर्ड है, इसका मीनिंग नहीं पता। कॉन्ट्राडिक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो आप मान के चल रहे हो उसका एग्जैक्टली अपोजिट आ जाए तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्योंकि माना आपने ये था, निकल गया ये, तो आपकी बातें मैच नहीं की ना, समझ रहे हो। तो अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि भाई ये रैशनल नहीं है, तो कोई भी नंबर 2 ही होता है, या तो वो रैशनल होता है या इरेशनल होता है, समझ रहे हो। तो अगर ये नंबर आपका रैशनल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये नंबर आपका रैशनल है, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारी जो बातें ना वो आपस में क्या कर जाएंगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगी। तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जो चीज मानी थी वो गलत है, ठीक है। तो अगर हमने स्टार्टिंग में ये माना था कि ये रैशनल है और ये गलत हो गया कि भाई ये रैशनल नहीं है, तो ऑब्वियस बात है अपने आप क्या प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है। समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने ये मान लिया कि भाई ये आपका रैशनल है, ठीक है। और आपको पता है रैशनल नंबर की क्या खास बात होती है कि वो हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जबकि जो आपका q यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियस ही बात है ये नंबर आपका p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे q जो है वो आपका 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो ये जो 5 है ये उधर भेज देते हैं, ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 + √3 = 5p / q। इतना समझ में आया। अब देखो इधर ये जो 2 है ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर ये क्या है बेचारा प्लस में है, इधर आके ये माइनस हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसको मैं यहां पे सोल्व करता हूं। तो लेफ्ट साइड में क्या है, √3 = एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, q, ठीक है। तो 5p आ जाएगा यहां पे और -2q, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो ये चीज भी क्या है, ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में है
और जो Q है वो आपका 0 नहीं है। यानी कि आपका जो राइट साइड वाली जो चीज है ये क्या है, ये आपका रैशनल होने के सारे जो रूल है वो आपकी फॉलो कर रही है। ये P बाई क्यू की फॉर्म में भी है। P बाई क्यू फॉर्म का ना बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है, कंफ्यूज मत होना कहीं पे भी। अगर मैं ये बोल रहा हूं ना कि P बाई क्यू की फॉर्म है तो इसका मतलब वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो ऊपर देखो न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये चीज आपके न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है। तो रैशनल नंबर की यही तो दो कंडीशन होती है ना, कि वो चीज आपके न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखी भी जाए और जो डिनोमिनेटर है वो आपका 0 भी ना हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दोनों रूल आपके फॉलो कर रही है। ये आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी है और साथ में जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो राइट साइड वाली जो चीज है ये आपकी क्या है, रैशनल है। ठीक है, ये जो चीज है ये आपकी रैशनल है। लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, √3। √3 क्या रैशनल होता है? नहीं, √3 आपका क्या होता है, इररेशनल होता है। तो लेफ्ट वाली चीज क्या है, इररेशनल है। तो अब मेरे को ये बताओ कि मैथ के अंदर कभी भी एक इररेशनल चीज रैशनल के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। एक रैशनल चीज हमेशा रैशनल के इक्वल होगी, एक इररेशनल चीज हमेशा इररेशनल के इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे लेफ्ट वाली चीज तो इरेशनल है, राइट साइड वाली चीज रैशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना? तो इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जो चीज लेट करी थी वो आपकी गलत हो जाएगी। तो हमने ये मान के चले थे स्टार्टिंग में कि भाई ये आपका क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब ये चीज गलत है, तो इसका मतलब ये नंबर आपका रैशनल नहीं है। तो दो ही चीजें होती है, या तो वो नंबर रैशनल होता है, इरेशनल होता है। तो अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये आपका इररेशनल हो जाएगा। तो बस, तो यहां पे लास्ट में क्या लिख दोगे, सो हेयर इज कॉन्ट्राडिक्शन। वो लाइन आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे वो हमने गलत लेट कर लिया था। तो इसका मतलब जो 2 + √3/5 क्या है, ये आपका इररेशनल है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो होमवर्क वाले क्वेश्चन ने आपको बता दिए हैं, ये दोनों आपके आज के होमवर्क वाले क्वेश्चन है। जल्दी से इनको सोल्व करना और प्लीज 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 जितने भी क्वेश्चन ने आज की इस वीडियो में बताए ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन इजी लगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगे, लेकिन ये मान के चलो यही वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। और हाँ, साथ में यार इस वीडियो पे ना कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से चैप्टर के इस टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जानने हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है, अपलोड तो मैं सारे चैप्टर के करूंगा, लेकिन जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना, अगली वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज वीडियो पे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर पे चाहिए। साथ में देखो यार, इस वीडियो को बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। रात के 12:15 हो रखे हैं, मैंने अभी ना मतलब डिनर भी नहीं किया। मेरा डिनर यहाँ पे ना रखा ठंडा हो गया है। तो प्लीज यार इतना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या होगा, जब भी मैं ऐसी अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार उनको भी ना रियल नंबर वाले ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनको पता चल जाए। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।